ओशो ने शुरू से लेके जब उनने अपनी देह छोड़ी, अपने कार्य की शुद्धता को लेके बराबर ध्यान रखा और हम सबको सतत चेताते रहे आखिरी समय में भी कि मेरे संदेश को 24 कैरेट शुद्ध रखना। उनके स्पष्ट निर्देश थे कि उनके केंद्र पर जो ओशो ध्यान केंद्र बनाए जाते हैं या जो उनके ध्यान शिविर होते हैं या जो भी कार्यक्रम होते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ उनका ही काम होगा। उनकी पुस्तकें, ऑडियो, ध्यान विधियाँ, सब कुछ। और जब भी कभी किसी ने अगर ऐसा किया, और ऐसे किए लोगों ने कि ध्यान केंद्र बनाया और किसी और के भी फोटो लगा दिया, किताबें बेचने लगे होगी, और अगर पुनः पता चला तो उनको ये करने से रोका गया, और अगर नहीं रुके तो उन्हें उस सूची से बाहर कर दिया गया। ये मैं गवा रहा हूँ। तो पिछले जब ओशो देह से गए तो धीरे 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 चीज़ों में मिलावट होने लगी। वो शुद्धता कम से कम होने लगी, अशुद्ध होने लगी। आज ओशो के नाम से जो ध्यान कार्यक्रम होते हैं या केंद्र चलते हैं या पता नहीं क्या क्या होता है, उसमें बहुत सारी मिलावट आ चुकी, अशुद्धता आ चुकी। शैलेंद्र को काफ़ी सालों से हम लोग जानते हैं। नेपानगर कागज़ मिल में वो काम करने लगे थे, काफ़ी समय से वो वहीं थे। तो उनने ध्यान शिविर संचालन के लिए अपना ऑफर रखा और नीलम ने उन्हें स्वीकृति दे दी। क्योंकि उस वक्त सारे काम पूना से होते थे, कौन से शिविर होंगे, कहाँ शिविर होंगे, कौन संचालन के लिए जाएगा, ये सारी चीज़ें पूना से देखी जाती थी। और मैं नीलम के साथ काम करता था, ये सारे काम मैंने सालों तक किए, तो मेरी जानकारी में है सारी चीज़ें। तो शिविर संचालन के लिए जो भी व्यक्ति जाते थे, 3-4 लोग जो ओशो ने जिनको बोला था कि करो, तो उनके लिए स्पष्ट निर्देश थे कि उन आयोजकों के लिए कि उनके आने जाने का खर्चा, उनके ठहरने का व्यवस्था और खाने पीने की, बस, और किसी तरीके की कोई खर्चे की बात नहीं हुई। शैलेंद्र ने जब शिविर लेने शुरू किए तो आयोजकों से शिविर संचालन का शुल्क लेने लगे 5,000 रुपये। ये बात पूना तक पहुंच गई और चूँकि साल में 2-3 मीटिंग हुआ करती थी संचालकों की, और जो भी, क्योंकि फीडबैक तो आते रहते थे कि कौन से शिविर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो जो भी चीज़ें कमी बेशी होती थी या किसी तरीके के क्वेश्चन होते थे उस पर बात होती थी। तो उस मीटिंग में मैं था जब शैलेंद्र भी थे और स्वभाव थे और विजय और वैराग्या और जो उस वक्त 4-5 लोग थे सभी। नीलम के ऑफिस में ये मीटिंग हुई थी। तो नीलम ने शैलेंद्र को बोला कि भाई तुम भी 5,000 रुपये शिविर शुल्क ले रहे हो? बोले हाँ। तो बोले कि ओशो ने तो मना किया ऐसे किसी शुल्क के लिए। तो एक तर्क तो शैलेंद्र ने ये दिया था कि इस नाम से या उस नाम से पैसे तो सब ले रहे हैं, तो मैं सीधा शुल्क के नाम से ही पैसे ले रहा हूँ। और दूसरा, मैं चूँकि नौकरी करता हूँ, नौकरी छोड़ के मैं छुट्टियाँ लेके जाता हूँ, तो मेरे को मेरी घर खर्च चलाने में दिक्कत आती है, इसलिए वो शुल्क लेना पड़ता है। नीलम ने इसका जवाब दिया कि दूसरे क्या करते क्या नहीं करते वो मैं देखूंगी, और अगर तुम्हें नौकरी में दिक्कत आती है और नौकरी से छुट्टी लेके जाती हो और तुम्हें पैसों की पर समस्या है, तो तुम संचालन के लिए मत जाओ, अपनी नौकरी करो। मैं चश्मदीद गवाह हूँ, उस मीटिंग में मैं था, कृष्णा हाउस में नीलम के ऑफिस में मीटिंग हुई। शैलेंद्र ने उस वक्त बात मान ली
उसके बाद एक सिद्धार्थ के बारे में सुनने में आने लगा। एक ये संयोग की बात है कि उज्जैन में कालिदास अकादमी में एक ध्यान कार्यक्रम, हालांकि मैं कहीं नहीं जाता हूँ, लेकिन चूंकि मैं उज्जैन पढ़ता था और मेरे एक प्रोफेसर थे और कुछ और कारण भी थे, तो वहाँ था, तो मैं उस कार्यक्रम में चला गया। वहाँ पर मैंने पहली बार इस सिद्धार्थ को देखा, तो मुझे बड़ा अजीब लगा। वो अपने को बुद्ध कह रहे हो, जो भी, तो वो खैर उसकी अपनी है। लेकिन जब मैं वो कार्यक्रम से बाहर जाने लगा तो ओशो की जहाँ किताबें बिकती थी वहाँ पे कुछ इस सिद्धार्थ की पुस्तिकाएं भी बिक रही थी, छोटी छोटी पुस्तिकाएं। तो मैंने आपत्ति ली। मैंने कहा भाई, ये ओशो के ध्यान कार्यक्रम में सिर्फ ओशो का साहित्य बिकता है, ये किताब हटाओ। और इस बात को लेके विवाद भी हो गया। इस सिद्धार्थ से भी मेरी थोड़ी अच्छी हार्ट टाक हो गई, अच्छे से, मतलब बढ़िया। तो ये सुनने में आने लगा कि शैलेंद्र सिद्धार्थ के संपर्क में है या जो भी कुछ। तो ये एक मीटिंग में जब शैलेंद्र का आना हुआ तो नीलम ने बोला कि भाई सिद्धार्थ के कहाँ चक्कर में हो तुम, ये सब क्या करने लग गए। तो शैलेंद्र ने अपने तर्क दिए। मैंने बोला शैलेंद्र को कि यार इस चक्कर में मत पड़ो यार, उस आदमी को मैंने देखा और मेरे को तो बहुत गड़बड़ आदमी लगा, और मेरे जो थोड़े से गर्मा गर्म बहस हुई थी वो सब बारे में। लेकिन शैलेंद्र उस वक्त तो हमें कुछ भी नहीं कहा, लेकिन बाद में फिर वो रंग बिरंगे रोग और कौन सी धारा और पता नहीं क्या क्या, तो सुनने में आती रही खबरें। फिर आचार्य त्रिवर और जो भी। लेकिन वो सब चलते हुए हुआ क्या था कि नीलम ने पूना छोड़ दिया और ये सारी जो व्यवस्थाएं वहाँ से देखी जाती थी, इसका नियंत्रण ख़त्म हो गया था पूना से। तो इस बारे में कभी कोई ज़्यादा बात नहीं कर पाए। फिर शैलेंद्र का सुनने में आता रहा शैला ये का सिद्धार्थ के साथ, और ये जो भी इनकी जो चल रही थी, अजीब तो लगता था, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, किसी के हाथ में तो था नहीं। हाँ, शैलेंद्र ने पूना आना बिल्कुल बंद कर दिया था। पूना मतलब 17 कोरेगांव पार्क, पूना में तो मैंने देखा था एक आध बार उसको। तो अब ये पता नहीं कौन से अपने, और सर्टिफिकेट देने लगे बुद्धत्व के, और जो भी कुछ उनकी कहानियाँ तो सुनने में आती रहती थी। फिर इनके आपस में झगड़े हो गए, ऐसा सुनने में आया। फिर सिद्धार्थ काफ़ी कुछ सार्वजनिक तल पे या कुछ बोले भी शैलेंद्र के लिए, और जो भी कुछ इनकी होती। फिर शैलेंद्र ने अपनी दुकानदारी फिर शुरू की नए नाम से। शैलेंद्र, अगर तुम जो भी तुम्हारा कुछ हुआ है, मैं उस बारे में कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसा ओशो ने अपने कार्य की शुद्धता के लिए बात बोली, तुम ये गलत कर रहे हो। ओशो ने नकल का हमेशा न विरोध किया। ओशो ने कितनी ही बार कहा कि अस्तित्व कभी भी फोटोकॉपी नहीं बनाता। ओशो ने जूजी कृष्णमूर्ति पर बोलते हुए स्पष्ट रूप से बोला कि मैं तुम्हें कसौटी दे के जा रहा हूँ, जो नकल करे वो नकली, असली कभी नकल नहीं करता। ये ओशो जैसे कपड़े पहनना और ओशो जैसी मुद्राएं बनाना, और क्या तुम ओशो जैसी दिव्यता और भव्यता तो नहीं ला सकते, वो केंद्रस्थ और वो समाधिस्थ अवस्था तो नहीं ला सकते, वो आँखों से जो अनंत के दर्शन होते हैं वो तो नहीं हो सकता। चार्ली चैपलिन का उदाहरण ओशो देते हैं कि कैसे नकल में असली चार्ली चैपलिन हार गए, लेकिन तुम नहीं हरा पा रहे हो ओशो को, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दैहिक मामला नहीं है, अभिनय का मामला नहीं है, भीतर की चेतना का और अनुभव का मामला है। वो स्पष्ट दिखता है, वो ग्रेस, वो गरिमा, वो समाधि नहीं दिखती, सिर्फ और सिर्फ ऊपर की रंग रोगन दिखती है, जो बेहद बचकानी लगती है, बेहद बचकानी। अब
जब ओशो ने स्पष्ट रूप से बोला कि उनके नाम से उन्हीं का काम होगा, तो शैलेंद्र तुम क्यों कर रहे हो ये सारा काम? सोमेंद्र और तीर्था ओशो जगत के बहुत बड़े थेरेपिस्ट रहे, हमेशा न प्रथम पंक्ति में बैठे ओशो के पास। जानते कि शैलेंद्र और तीर्था को ओशो ने कितना महत्व दिया। जब ओशो ने संन्यास देना बंद किया खुद ने, तो उनकी जगह चौंगसे में उनकी चेयर पे बैठ के संन्यास देने का काम तीर्था ने किया। वो लोग ओशो से अलग हुए और उनने अलग होकर यूरोप में कोई कार्यक्रम रखा। उस कार्यक्रम में ओशो के नाम का भी उपयोग किया और ओशो की फोटो भी लगाई गई। ओशो ने सार्वजनिक जीवन में प्रवचन पे बोला कि शैलेंद्र और तीर्था मेरे शिष्य रहे, तो उनके खिलाफ कुछ मैं बोलूँगा नहीं, ये मेरी डिग्निटी के अनुसार नहीं, लेकिन उन्हें जो करना है वो करें, लेकिन मेरे फोटो का उपयोग नहीं करें और मेरे नाम का उपयोग नहीं करें। शैलेंद्र, तुम्हें अच्छे से याद होगा कि ओशो ने शैलेंद्र को, तीर्था और सोमेंद्र को अपना नाम और फोटो लगाने से मना किया था। मैं उस आधार पे कहता हूँ कि अगर ओशो आज होते तो पहली तो तुम्हारी हिम्मत नहीं होती ओशो जैसा नौटंकी करने की। तुम किसी क्लिप्स तो आते रहते हैं, किसी टीवी प्रोग्राम में बोल रहे थे कि जब पूछा गया कि ओशो जैसे कपड़े को, तो मैं ओशो से इतना प्यार करता हूँ कि बस वैसे कपड़े पहनने लगे। तो इतने सालों तक तुमने प्यार नहीं किया था? पहले तो कभी कपड़े नहीं पहने। ओशो के देह में रहते ऐसे कपड़े पहन के बताते थे ना ओशो जैसे। और फिर प्यार तो तुमने अपनी माँ को भी किया, बहनों को भी किया, पता नहीं किन किन को क्या, पेटीकोट तो नहीं पहना कभी। पर तर्क की कहानियां ऐसी चलती है। लेकिन ये जो ओशो के नाम से चल रहा है, ये ओशो के अपने बनाए हुए निर्देशों के 100% खिलाफ। और जब ओशो बोलते हैं कि मेरे कार्य को 24 कैरेट शुद्ध रखना, तो ये मिलावट है शैलेंद्र, ये 100% मिलावट है। और ये बात निश्चित रूप से मान के चलना पड़ेगा कि नकली सिक्के असली सिक्कों को चलन से बाहर कर देते हैं। हालांकि मैं ये भी मानता हूँ कि ये सिक्कों की बात नहीं है, ये तो समाधि की बात है। शैलेंद्र, तुम कितना ही कुछ कर लो, ओशो को टच से मस नहीं कर सकते। कहाँ ओशो हिमालय जैसे विराट विशाल, और कहाँ। तो ठीक है, कुछ लोग तो आ जाते हैं और कुछ लोग तो हर एक ही जगह चले जाते हैं। ये तो भीड़ का मनोविज्ञान ही होता है। तो तुम्हारे पास भी कुछ लोग आ रहे हैं और वहाँ पे भी पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, तो ये भ्रमित तो हुआ जा सकता है कि हम ओशो का काम कर रहे हैं और सब कुछ। लेकिन अब वो तो अब हाँ, अब ये भीड़ को या आश्रम ऐसा बन गया न ऐसे बन, जब मेरे को कोई कुछ बताता तो मैं कहता हूँ भाई, लोगों ने तो अपने अपने नाम से क्या क्या नहीं कर लिया, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टियाँ और आश्रम बना ली और पता नहीं क्या कर लिया। तो शैलेंद्र ने अगर ओशो के कंधे पे चढ़ के इतना सा बना भी लिया तो कौन सा मूल्य की बात, कौन सी ऐसी बड़ी बात है। मैं तो कहता हूँ अगर ओशो को ईमानदारी से शैलेंद्र ने रखा होता, वर्कशॉप लेते, बातें करते, सेमिनार करते, ध्यान कार्यक्रम भी करते जैसा ओशो बता गए, तो इससे ज़्यादा सफल होते, इससे ज़्यादा उनको सम्मान भी मिलता। क्योंकि कितना ही हो तभी अब ये तो मूर्ख से मूर्ख आदमी को भी दिखता है कि ओशो जैसे कपड़े पहन के कोई व्यक्ति बैठ गया, तो वो बचकानापन तो होता है और वो बहुत उथली बात होती है। और यही तो कारण है कि टीवी पे पूछ भी लिया उस एंकर ने कि भाई ओशो जैसे कपड़े क्यों पहनते हो, क्योंकि ये तो बात ही समझ के बाहर हो जाती है। लेकिन अब ठीक है,
मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अगर कुछ लोग इकट्ठे हो रहे हैं, कुछ गाने बज रहे हैं और कुछ हिले डुलने हो रहे हैं, तो मेरे को इससे कोई प्रभावित नहीं। मैं कितने लाख लोग की, करोड़ लोग की, अरब लोग चले जाए उससे ही, क्योंकि समाधि कोई संख्या से साबित नहीं होती कि बहुत बड़ी संख्या में कोई मानने लग गई। तो लोकतंत्र है क्या कि जिसको ज़्यादा वोट मिल गए वो जीत गए? असल में तो संबुद्ध के साथ बहुत लोग खड़े होते भी नहीं। फिर क्या होता है कि जो ओशो ने ध्यान प्रयोग बनाया, अब ओशो जैसे मनीषी ने सालों सालों लोगों के ऊपर काम करके ध्यान विधियाँ बनाई, सतत उनमें परिवर्तन करते गए, संगीत बनाए, सब कुछ बनाया, थेरेपीज बनाई, और वो बहुत कारगर है। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, बेहद कारगर है। और स्पष्ट निर्देश किया कि उनके ध्यान विधियों को, उनके संगीत को, थेरेपीज में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, नहीं करना। लेकिन अब ये शैलेंद्र, तुम निर्मल ध्यान और पता नहीं कौन कौन से ध्यान और ये सब क्या करवा रहे हो, जिसमें फिल्मी गाने और सब कुछ। इतनी समझ तो हमें भी है यार ध्यान की, कि ये जो तुम करवा रहे हो वो ध्यान नहीं है तुम्हारे। मैंने सक्रिय ध्यान के क्लिप्स भी देखे। शैलेंद्र, कभी ठीक से देखो तो सही, सक्रिय ध्यान किया कैसे जाता है, ओशो ने कैसे करने के लिए बोला है, और तुम क्या कर रहे हो। और शैलेंद्र, तुम तो जब सिद्धार्थ के साथ थे तो सक्रिय ध्यान के खिलाफ बोलते थे। एक करीब 20 पेज तुम्हारे कहीं छपे थे सक्रिय ध्यान के खिलाफ, जो पूर्ण आए थे। मेरे पास नहीं है, लेकिन उस वक्त मैंने देखे थे वो, जिसमें तुमने धारदार आलोचना की थी सक्रिय ध्यान की, और मानवता के लिए बेहद खतरनाक और गलत बताया था। अपने तुमने डॉक्टरी दिमाग के हिसाब से भी बताया था कि ये अच्छा नहीं है देह के लिए, स्वास्थ्य के लिए। फिर अब सक्रिय ध्यान क्यों करवा रहे हो? और सक्रिय ध्यान ही करवा लो तो फिर कम से कम ईमानदारी से तो करवाओ। ये कर्म कांड है क्या? और जब ओशो बोलते हैं तो वहाँ सिर्फ शब्द नहीं है, उसके पीछे से उनका मौन आता है, वो अनंत का विस्तार आता है। वो हमने सबने सालों साल अनुभव किया, आज भी करते हैं। और जो ओशो की वाणी है, क्योंकि जब मौन से भीगी वाणी आती है, वो वाणी तुम कितनी ही कोशिश कर लो शैलेंद्र, वो बड़ी थोथी उथली और ऊपर से चिपकी हुई लगती है। तुम कितनी कोशिश करते हो ओशो जैसे बोलने की, वो बात आ ही नहीं सकती, नहीं आती। ओशो से सुंदर तुम कैसे बोल सकते हो यार? और अब जो तुम बोलते हो वो तो ज़्यादातर बातें ओशो की बोली हुई है। जैसे किसी ने पूछा कि गुस्सा आता है क्या करना, तो वही टेप रिकॉर्ड शुरू हो जाता है कि ओशो ने जो बोला कि कैसे कि अहंकार क्या होता है, तो टक से कि ये मैंने सुने तुम्हारे क्लिप्स कभी। तो फिर ओशो को सीधे बोलने दो ना यार। यही तो उनने कहा कि मैं हजारों साल तक ऑडियो वीडियो के द्वारा साधकों से सीधे बात कर सकता हूँ, संवाद कर सकता हूँ। फिर ये बीच में तुम्हारे से तो अच्छा ओशो की टेप बोलेगी यार, और असर करेगी। नुकसान ये होता है कि जब व्यक्ति कितनी ही कोशिश करे, वो अपने मन की मिलावट तो करते। तुम जैसे ध्यान प्रयोग करवा रहे हो, तुम कई तरीके के कार्यक्रम करवा रहे हो, तुम जो भी कुछ करवा रहे हो उसमें वो ओशो के काम की शुद्धता है ही नहीं, मिलावट साफ दिखती है, और मिलावट होती है। अगर शैलेंद्र तुम्हें कुछ हो गया है, चलो मान भी ले, तो तुम अपना काम करो ना अपने नाम से यार, अपने ढंग से अपने कपड़े पहनो, अपनी बात बोलो। ओशो की तुम्हें जरूरत क्यों पड़ रही है? इतना ओशो तुम्हें क्यों करना पड़ रहा है?
ओशो की इतनी जरूरत पड़ रही है, मतलब तुम्हारे अभी खुद में बल नहीं आया। सीधा सा तर्क, इसमें कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं। अब ये कितनी ही वासनाएं होती है, कितनी ही मन के खेल होते हैं। और जब हम इतिहास के कई समुद्रों के बारे में सुनते हैं तो पहले भी ऐसा होता रहा, क्योंकि सालों साल जब हम किसी को उसके ऐसे दिव्य रूप को देखते हैं तो कहीं वासना भी आ जाती है कि मेरे को भी इसी तरीके से लोग देखें, मैं भी जब पोडियम पे आऊँ हाथ हिलाते हुए तो लोग ऐसे ऐसे कर, क्योंकि ये सब वासनाएं हैं। और फिर पैसा अपनी जगह होता है निश्चित रूप से। अब कहाँ तो एक नौकरी करते हुए कितनी तनख्वाह मिलेगी, कितना उसमें जीवन चलेगा, और कहाँ तो हाँ यस, हर चीज़ के अपने लोभ है, हर चीज़ के अपने आकर्षण हैं। और उन आकर्षण से पूरी दुनिया में देखो कि लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं पैसों के लिए और इन सब चीज़ों के लिए। होने को तो बहुत कुछ हो रहा है। तो ये भी चल निकला। तो चुप करने को तो बहुत लोगों ने ओशो की ऐसी नकल की, वो गलत था, वो गलत है। आज भी जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, लेकिन शैलेंद्र भी गलत ही कर रहे हैं। भाई होने से संबुद्ध होना सिद्ध नहीं होता है। फिर जब मनाली में अचानक सभी को जाना पड़ा था विदेशों को, जिसमें अमृतों को भी जाना पड़ा था, तो शैलेंद्र तुमने कुछ दिन ओशो के दवाइयों का ध्यान रखा था। नीलम ने मेरे को व्यक्तिगत मुलाकात में सारी बात बताई थी। तो तुमने ओशो को नीलम से कहलवाया कि ये जो दवाइयाँ आपको दी जा रही है ये अच्छी नहीं है आपके स्वास्थ्य के लिए। तो जो शब्द ओशो ने नीलम को बोले और जो नीलम ने मुझे बताया कि शैलेंद्र को बोला अपना काम कर, शैलेंद्र अपना काम करो। क्योंकि अगर ओशो को ऐसा लगता तो अपना पर्सनल चिकित्सक तुम्हें रख सकते थे। पूरा जीवन तो उन्होंने अमृतों को ही रखा। तुमने ये बोला कि स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं, तब भी ओशो ने अमृतों को ही रखा। अब ओशो की नज़र रही होगी कि कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ का उनके देह से जाने के बाद कैसे कुछ चीज़ों का दुरुपयोग कर सकता है। तो हो सकता है ओशो ने ऐसी, ओशो ने एक उदाहरण में सुना है भी कि एक कैसे योगाचार्य ने ओशो को बोला कि भाई तुम्हारी पीठ के दर्द को मैं ठीक कर सकता हूँ, तो ओशो ने मना कर दिया। और ओशो ने बात प्रवचन में बताई कि मैंने मना किया, बोले क्योंकि ये ठीक करके फिर बोलता जाता है कि मैंने ओशो को ठीक किया। और वो कृष्णमूर्ति के साथ भी ऐसा कर चुके थे। तो अब हो सकता है कि ओशो को ये सब चीज़ें दिख रही हो, तो बातें और भी है शैलेंद्र जो तुमने व्यक्तिगत रूप से भी मुझे कही, और आज जो तुम बोलते हो तो उस वक्त सच बोल रहे थे कि आज सच बोल रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो तुम्हारी व्यक्तिगत जिंदगी है तुम खूब, मैं कौन होता हूँ, मेरा कोई रस भी नहीं है, मेरी अपनी छोटी सी जिंदगी चल रही है। लेकिन यस, ओशो के काम की शुद्धता को लेके जितना मैं समझा हूँ उतना बोलने का मुझे हक है, क्योंकि मैं भी ओशो का शिष्य हूँ। और जब ओशो ने कहा कि मेरे शरीर से जाने के बाद तुम लोगों की जवाबदारी और जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, तो मैं उस आधार पर कह रहा हूँ कि शैलेंद्र तुम मिलावट कर रहे हो। ध्यान हमने भी जीवन भर किए हैं, थेरेपीज की है, ओशो को जीवन भर सुना है।
तुम ये जो बात करते हो ना, मेडिटेशन फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, ध्यान प्रथम और अंतिम मुक्ति का एक एक पेज करोड़ों करोड़ों बार हमने भी पढ़ा सुना है ओशो के द्वारा। ध्यान की इतनी समझ तो अनुभव से भी है और बौद्धिक भी है। तुम ये जो ओशो के नाम पे निर्मल ध्यान और करवा रहे हो ना, ये मिलावट है, ये सिर्फ मिलावट है। तो ये जो ओशो के काम में तुम मिलावट कर रहे हो, ओशो जैसे कपड़े पहन के सब, हालांकि चार्ली चैपलिन का कोई कितना ही उदाहरण दे दे, चार्ली चैपलिन एक अभिनेता था तो उसके जैसा कोई दूसरा अभिनय कर पाया, लेकिन शैलेंद्र ओशो अभिनेता नहीं है। ओशो तो समाधिस्थ है, उनके होने में समाधि की झलक आती है, वो सालों साल अनुभव की है, तुम में वो नहीं आती। कितने ही तुम कपड़े पहन लो, और चूँकि तुम एक परिवार से हो तो थोड़ी शक्ल सूरत भी मिलती है, लेकिन ज़मीन आसमान का अंतर तो दिखता है। हाँ, अब ये कोई तर्क नहीं होता है कि देखो जी इतने लोग आ रहे हैं, इतना बड़ा आश्रम बन गया, इतने पॉडकास्ट पे जा रहे हैं, इतने टीवी पे, अब ये तो होने को पता नहीं क्या क्या हो रहा है। उन टीवी चैनल्स को भी, उन पॉडकास्ट को भी अपनी दुकानदारी चलानी है, जो भी वो दूसरे भी यूट्यूब वाले पहुंच जाते हैं और वो सब उनकी अपनी दुकानदारी चलानी है, उनके अपने व्यूअर्स बढ़ाने हैं। इससे ये सिद्ध नहीं होता है कि तुम ओशो का काम कर रहे हो। हाँ, और फिर दूसरी चीज़ सबसे बड़ी ये भी है कि उन पॉडकास्ट वालों को, उन टीवी वालों को, इनको खुद को ओशो के कार्य की कितनी समझ है। उनको क्या पता ओशो के कार्य क्या था, ओशो ने अपना कार्य कैसे किया, ओशो ने अपने कार्य के कैसे निर्देश दिए। वे कुछ अगर उनको पता होते तो वैसे सवाल भी करते। तो शैलेंद्र, ये जो तुम कर रहे हो ये ओशो के कार्य में मिलावट, अशुद्धता है। ओशो ने जब कहा कि मेरे कार्य को 24 कैरेट शुद्ध रखना, उसमें तुमने बहुत भयानक मिलावट कर दी है और कर रहे हो। अब तुम ये तर्क देते हो कि अगर कि ये मैं ओशो का काम कर रहा हूँ, भाई ये कोई ओशो का काम नहीं है। प्लीज़ हाथ जोड़ता हूँ, इतना कम से कम इस सत्य को स्वीकार करो। अपने को भ्रमित कर मत करो, लोगों को भ्रमित मत करो, क्योंकि ओशो का कार्य ओशो की शुद्ध कार्य की शुद्धता के साथ होता है। अगर तुम वो शुद्धता नहीं बनाए रख सकते तो ओशो का कार्य नहीं है। मैं नहीं मानता। नकल नकल होती है। अब एक सुभाष के प्रश्न के जवाब में देते हुए उसने बोला था कि मेरे जाने की लोग इंतज़ार कर रहे हैं, फिर वो सब मेरे आसपास भी वही सब इकट्ठा चालू कर देंगे। तो अब वो सुनिर्देश इशारे तो बहुत कर रहे थे कि उनके देश से जाने के बाद क्या क्या हो सकता है। अब देख रहे हैं सब। ये भी है कि जब ओशो ने बोला कि जो मैं सही बोला हूँ उसकी मशाल हमेशा न जलती रहेगी। अब कई संबंधों के आसपास कितने ही ऐसे ही लोग आए, वो मौसमी फूल हो शैलेंद्र, कुछ दिन की बात है, क्या तो हुए और क्या नहीं हुए। मन है जो भरमा लो, खुश हो लो। पर यस, ये ओशो का कार्य नहीं है, ये ओशो के कार्य में मिलावट है, और मैं इस मिलावट का विरोध करता हूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों तक पहुँचाएं। ओशो के कार्य के लिए जो भी हमसे हो सकता है वो ज़रूर किया जाना चाहिए। मैं शैलेंद्र का विरोध करता हूँ।